बोलना कि हाँ खाना मन में ना
हेलो, तो डीपीपी निकालो। हेलो, डीपीपी नंबर B9 है ना? तो B9 के आंसर लिखो आप पहले। डीपीपी नंबर B9। फर्स्ट का आंसर है फर्स्ट का आंसर A। सेकंड का आंसर C। इस तरह का सवाल पेपर में आया भी था शायद आपके ना, थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था उसको बस। सेकंड का आंसर C। थर्ड का आंसर A एंड C। फोर्थ का आंसर A एंड B। शायद ये FM2 की शीट में था हमारे, हाँ, 11th क्लास में। ये जे में भी आया हुआ सवाल और FM2 की शीट में भी था ये, A एंड C। फिफ्थ का आंसर है C एंड D। फिफ्थ का आंसर C एंड D। सिक्स का आंसर ABCD। सेवन का आंसर दे रखा है, 8 का भी दे रखा है ना। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो फर्स्ट में को डाउट हो, सेकंड में को डाउट हो, वही अंदर वाले से स्टार्ट करते जाओ बस, है ना। सबसे पहले जो इनर मोस्ट है उसको आप जेड मान लो, तो उसकी रेंज आ जाती है 1 से लेकर E। फिर वो जो LN के अंदर है, LN जेड की रेंज निकाल लो, LN जेड को थीटा मान लो, तो थीटा की रेंज आ गई 0 to 1। बस 0 to 1 में वो डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, वो 0 to 1 में डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब हमने पहले इसकी रेंज निकाली, जेड इज इक्वल टू x² प्लस E अपॉन x² प्लस 1। मैंने प्लेट कर लिया, जैसा नीचे वैसा ऊपर बना दिया हमने, और वो कंसेप्ट लगा के रेंज निकाल ली। तो इसकी रेंज आ गई हमारे पास 0 से लेकर E, 1 से लेकर E। लेकिन 1 के बराबर कभी नहीं आएगा ये रेंज आ गई 1 से लेकर E। फिर हमने इसको मान लिया T इज इक्वल टू ln ऑफ Z, और Z हमारे पास ये है, तो ये थीटा मान लो, क्योंकि साइन कोस के अंदर है ना ये, इसे थीटा मान लिया इसको। तो थीटा की रेंज आ गई, थीटा हो गया ln Z। Z यही सही, Z की रेंज मुझे पता है, तो थीटा की रेंज आ गई हमारे पास 0 से लेकर E, 0 से लेकर 1। ये 0 से 1 आ गई। अब वो फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन थीटा एंड प्लस साइन ऑफ कॉस थीटा, साइन ऑफ कॉस थीटा। और यहाँ पर थीटा हमारे पास है 0 से 1 के बीच में। बट अब ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो किसी इंटरवल में इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, मिनिमम वैल्यू बाउंड्री पॉइंट पर आएगी या उस पॉइंट पर आएगी जहाँ डेरिवेटिव 0 है। जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इस पूरे इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा, तो ये डिक्रीजिंग हो गया है। मतलब मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट पर आएगी और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम पॉइंट पर आएगी, लेकिन मिनिमम पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रखा, सिर्फ 0 रखने पर जो आएगा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे ना, ठीक है ना। थर्ड में को डाउट हो, वो ग्राफ बना लो उसका ना, हल्का सा FX का डायग्राम बना लिया, और हमें 0 के बाद सोचना है ना, तो 0 से 1/2 में डिक्रीजिंग है वो, है ना। तो डिक्रीजिंग की मिनिमम वैल्यू हमारे पास x पर आ जाएगी मैक्सिमम पॉइंट पर, और उसके जैसे ही 1/2 को क्रॉस करेगा तो मिनिमम वैल्यू 1/4 आ जाएगी। हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट 4 में डाउट हो, 4 में वही हमें d greater than equal to 0 कर दो, और वो कर दो। वो P और R में चाहिए, ऑप्शन से मालूम पड़ रहा है कि P और R का यूज करना है। एक तो आ गया 2Q बराबर P प्लस R, एक तो ये आ गया ना, और एक D इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि उसके रूट रियल है। तो उससे क्या आ गया, B² का मतलब ये हो गया माइनस का 4AC ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब P और R हमें क्यों गायब करना है, तो यहाँ से क्यों निकाल लो, तो P प्लस R का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4PR इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस यहाँ से निकाल लेंगे हम P² प्लस R² माइनस 14PR ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऑप्शन से मालूम पड़ रहा है कि एक तो P/R चाहिए और एक R/P चाहिए, तो R² से डिवाइड कर दो उसको, बस P/R में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वो। जैसे ही R² से डिवाइड करोगे, P² माइनस का 14 P/R प्लस 1, तो इसको लिख सकता हूं मैं P/R माइनस 7 का होल स्क्वायर एंड माइनस 48। बस दोनों तरफ मॉड ले लो। अब हम जानते हैं अगर x² ग्रेटर देन इक्वल टू A² है, तो इसको लिखा जा सकता है मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, दोनों साइड नॉन नेगेटिव है, अंडर रूट ले लो आप उसको ना। ऐसा लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हो तो ऐसे लिखा जा सकता है।
तो 48 को लिख देंगे हम 4√3 का होल स्क्वायर, बस इसका मॉड आ जाएगा, और एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो पी स्क्वायर से डिवाइड करने पर सेकंड वाला आ जाएगा। 5 में को डाउट हो, 5 में को डाउट, एक्स बराबर शायद 2 आ गया मेरे हिसाब से, एक्स बराबर 2 आ गया, वो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है ना, बताना है। इसके बाद नेक्स्ट 6 में को डाउट हो, सारे फॉर्मूले एल इंटू आर, 5 रिजल्ट दिखाते हैं इसमें, एक छूटा हुआ है एंगल वाला, बाकी सब पूछ लिए 4 उन्होंने। एक होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी, दैट इज 2 थीटा, वेयर tan थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल, वेयर tan थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल। 5 सवाल है, 4 पूछ लिए उन्होंने, और 5 मैंने बता दिया आपको ना कि वो उस पी पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट के बीच में एंगल भी पूछ सकते हैं, तो एंगल हम बोलते हैं 2 थीटा होता है, वेयर tan थीटा इज आर बाई एल, आर रेडियस है और एल लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना। 7 में को डाउट हो, 7 में वही स्टेप बाय स्टेप, हालांकि ये बहुत थ्योरेटिकल लंबा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप होता जाता है। हमें दे रखा है कि एल्टीट्यूड का मतलब हाइट हो गई ना, हाइट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ रेडियस, तो मैंने मान लिया भाई ए आर प्लस बी हो गया, वो ये आर्क में जैसे होता है ना एक्स में लीनियर रिलेशन, तो ए एक्स प्लस बी बोलते हैं अपन, तो आर में लीनियर रिलेशन है वो, एच इज लीनियर फंक्शन ऑफ आर। पता नहीं है मुझे बी 0 होगा नहीं होगा, पता नहीं है, तो बी मान लिया हमने, बस अब ए और बी निकालना है मुझे, तो उसके लिए दे रखा है कि इट्स एल्टीट्यूड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ दिस एंड रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, रेडियस हमेशा कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है ना। आगे लिखा हुआ है द हाइट ऑफ या एल्टीट्यूड ऑफ द लीनियर फंक्शन इंक्रीजेस 3 टाइम्स एज फास्ट रेडियस, यानी एल्टीट्यूड इज इंक्रीजिंग 3 टाइम्स फास्टर देन द रेडियस, ये रिलेशन दिया हुआ है ना। एक तो ये दिया हुआ है, और एक इधर रखा है कि जब r बराबर 1 है तो उस टाइम एल्टीट्यूड कितना है 6 सेंटीमीटर, बस इसका यूज कर लो आप, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दो और एक बार r बराबर 1 रख दो, तो उससे a बराबर b बराबर 3 आ जाता है ना, a बराबर b बराबर 3 आ जाता है भाई, एक तो डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा ये, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू डी आर बाई डी टी आ जाएगा, और यहाँ क्या रख दो 3 डी आर बाई डी टी, तो 3 आर बाई डी टी से 3 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3, है ना, तो a बराबर 3 आ गया, और एक दे रखा है r बराबर 1 पर, h बराबर कितना है, h बराबर 6 है, तो यहाँ रख दो भाई 6 इज इक्वल टू a प्लस p, और a बराबर 3 है तो b कितना आ गया 3 आ गया, तो उससे एल्टीट्यूड मालूम पड़ गया हमें, h इज इक्वल टू 3 इंटू आर प्लस 1, मतलब इसका वॉल्यूम हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो h को रख दो उसमें ना, पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, 3 इंटू आर प्लस 1, तो रेडियस का फंक्शन हो गया, मतलब ये ना आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर हो गया ना। मतलब इसको विद रिस्पेक्ट टू टी क्या करो आप, डिफरेंशिएट कर दो, तो उसमें डी आर बाई डी टी की आवश्यकता पड़ेगी अपने को, तो डी आर बाई डी टी निकल जाएगा, लेकिन वो हम इससे निकालेंगे कि जब हमें दे रखा है व्हेन द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा डीबी बाई डी टी की जगह 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख दूंगा, आर की जगह 6 लिख दूंगा, तो उससे डी आर बाई डी टी आ जाएगा 1/365, और बस उसके बाद कोई दिक्कत, एक बार डी आर बाई डी टी आया और फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं बताऊं पूरा करके भी ऐसे निकल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट 8 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 8 में को डाउट, तो 8 में दे रखा है कि एक तो वो कंटिन्यूस है, 1 के अलावा सब जगह कंटिन्यूस है, तो 1 के अलावा सब जगह कंटिन्यूस है मतलब 3 पर कंटिन्यूस है, तो 1 पर कंटिन्यूस नहीं है मतलब वो, तो 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो b आ जाएगी, और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब b 3 नहीं है, इसका मतलब एक तो एक क्लियर है। सेकेंड है फिर 3 पर कंटिन्यूस है, तो 3 पर निकालो वैल्यू 5 आ गई, 3 पर निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट तो भी 5 आ गई, 3 पर निकालो राइट हैंड लिमिट तो 9p प्लस का 3q और कितना आ गया प्लस 2 आ गया ना, एक कंडीशन तो ये आ गई, ऐसा लिख देने से 3 पर कंटिन्यूस हो गया वो, और 1 पर कंटिन्यूस नहीं है इसलिए p इज नॉट इक्वल टू 3। अब उसके बाद रखा है कि एक जानकारी के एफ डेश एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 3, तो एफ डेश एक्स निकाल लो, 3 पर कंटिन्यूस कर दो, उससे एक इक्वेशन और आ जाती है p और q के अंदर, जब उनको सोल्व करेंगे तो p बराबर 0 आ जाता है और q बराबर 1 आ जाता है, p बराबर 0 q बराबर 1, भाई एफ डेश एक्स निकाला और उसको क्या करा हमने 3 पर कंटिन्यूस कर दिया, तो एफ डेश एक्स आया तो एफ डेश 3 प्लस निकाल लिया और एफ डेश 3 माइनस निकाल लिया, तो उन दोनों को सोल्व किया, तो इसको और उसको सोल्व करेंगे तो p की वैल्यू 0 आ जाती है, q बराबर 1 आ जाता है। अब दे रखा है कि मॉड एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है, तो मॉड एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, मॉड एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है तो बेसिकली मॉड एफ एक्स कंटिन्यूस भी होना चाहिए, तो जब मैं ये वैल्यू निकाल के रखूंगा तो उससे फंक्शन हमारे पास ये बन जाएगा, एफ एक्स जो फंक्शन बनेगा ना वो एफ एक्स फंक्शन ये बन जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b बन जाएगा, और यहाँ बनेगा x प्लस 2
और आगे हमारे पास p बराबर 0 आया है, q बराबर 1 आया है, तो वो भी क्या बनेगा, वो भी x+2 बन जाएगा। यानी ये बनेगा x <= 3 greater than = 1, और यहाँ बनेगा x is greater than 3, और यहाँ बनेगा x is less than 1। ये ऐसा बनेगा ना। तो ये डेफिनेशन सेम हो गई। तो बस 1 के बाद इसको x+2 कर दो, मतलब आप ये दो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। यानी 1 के बाद क्या हो गया 1, या 1 के बाद क्या हो गया x+2 ही हो गया, मतलब ये x+2 हो गया ना, x is greater than = 1, ये हो गया बस हमारे पास। अब अगर हम चाहते हैं मॉड fx क्या है, मॉड fx इज डिफरेंशिएबल, तो मॉड fx कंटिन्यूस भी होगा। तो पहले यहाँ से मॉड fx निकाल लो। मॉड fx निकालना जानते हैं भाई, यहाँ मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ मॉड लगा देंगे बस हम, है ना। तो ये मॉड लगा दो बस यहाँ, तो ये मॉड fx ही हो जाएगा। अब इसको पहले क्या करो, कंटिन्यूस कर दो आप। तो डाउट क्या है, हमें 1 पर डाउट है, तो पहले इसको 1 पर कंटिन्यूस कर दो। मॉड fx यानी ये फंक्शन को gx मान लिया हमने। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमें तो रखा है कि ये डिफरेंशिएबल है, तो मतलब gx क्या है, कंटिन्यूस है। डाउट क्या है हमें 1 पर, तो पहले 1 पर कंटिन्यूस कर दो उसको। तो जब 1 पर कंटिन्यूस करने लगूंगा तो 1 पर वैल्यू यहां से आएगी 3 हो जाएगी, और वहां से कितना आएगा, वहां से आएगा मॉड ऑफ b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, +-3। लेकिन b 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर b को 3 ले लूंगा ना तो फंक्शन fx 1 पर क्या हो जाएगा, इसलिए b बराबर -3 है। तो b की वैल्यू आ गई -3, b बराबर आ गया -3। अब b को रख दो -3 यहां पर, b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये रख देने से ये 1 पर क्या हो गया, मॉड fx यानी gx 1 पर क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब ये डिफरेंशिएबल भी है, डाउट हमें 1 पर ही है ना। तो अब अगर हम चाहते हैं कि डिफरेंशिएबल है, यहां तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर हम चाहते हैं कि डिफरेंशिएबल है, तो ये जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है ना, इसका d पॉजिटिव नहीं होना चाहिए ना, इसका d पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक का d पॉजिटिव हो गया तो वो एक्स एक्सिस को अलग अलग जगह कट करेगा, और जैसे उसका मॉड लूंगा तो वो ऊपर घूमेगा, और जिसे ऊपर घूमेगा वो दो जगह नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। जबकि हमें दिया हुआ है कि ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इसका d पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो या तो इसका d 0 हो, या इसका d नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अब इसका d 0 या नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि भाई या तो ये पूरा ऊपर बनेगा या पूरा नीचे बनेगा। टच कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो पूरा ऊपर आ जाए या पूरा नीचे आ जाए, क्योंकि अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया तो फिर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो मॉड हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो या तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए या ऑलवेज नेगेटिव। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं आ सकता, कौन सा एक्सप्रेशन नहीं आ सकता, मॉड के अंदर वाला, वो पॉजिटिव नहीं आ सकता ऑलवेज, क्योंकि उसकी 1 पर वैल्यू क्या आ रही है, -3, इसलिए वो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं आ सकता। इसलिए ये ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर ये ऑलवेज नेगेटिव है तो बस इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल दो। यानी इसको ऑलवेज नेगेटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कहीं पॉजिटिव हो गया और कहीं नेगेटिव हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर ये कट करेगा, कट करते जैसे मोड लूंगा डायग्राम ऊपर आएगा, दो जगह नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। इसलिए ये या तो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव होगा, लेकिन ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको ऑलवेज नेगेटिव होना ही होगा। और अगर ये ऑलवेज नेगेटिव है तो इस मॉड को खोल के बस ऐसे लिख दो आप, a × x ax, बस इस मॉड के अंदर जो है उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके लिख दो आप। तो कितना आ जाएगा, माइनस का ax × x - 1 और +3, बस ऐसा आ गया x <= 1। पर इसको गायब कर दिया मैंने, ऐसे लिख दिया बस। पर अब तो फंक्शन को क्या करना है, 1 पर डिफरेंशिएबल करना है मुझे, तो डिफरेंशिएट कर देंगे g'1 और g'1 को बराबर कर देंगे, तो उससे a बराबर -1 आ जाएगा। क्लियर हो गए, तो उससे a बराबर आ जाएगा -1। तो वैल्यू आ गई, p आ गया, q आ गया, p आ गया और a आ गया। बस उनको जोड़ दो आप, तो 3 आ जाता है वो, बस इसको रखने के बाद तो फिर k बराबर 54 हो जाएगा ना। ठीक है ना, निकालो शीट निकालो। उसके बाद एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 अच्छा सवाल था, मतलब ये आने लायक सवालों में से ये सवाल आ सकता है ना, अच्छा सवाल है क्योंकि एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर शायद हमारे पास D3 है। D3 में कोई डाउट हो, D3 के बाद नेक्स्ट D5 के किसी पार्ट में डाउट हो, D5 के किसी पार्ट में डाउट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट D7 में कोई डाउट हो, D7 में कोई डाउट, भाई फंक्शन बना लो, ये सवाल कराया ना कल मैंने आपको, ये फंक्शन मान लो f(5x = fx - ex), बस ये आ गया हमारे पास। और हमें क्या दिखाना है कि दिस 5x is less than equal to gx, 5x is less than equal to 0।
और इंटरवल ले लिया हमने एक्स विद द लिमिट ऑफ 0 से इन्फिनिटी। एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए दिखाना है, कहाँ दिखाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ये मान लिया मैंने। अब हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हमें दिखाना है कि इस इंटरवल के अंदर ये 5x लेस देन इक्वल टू 0 है। 5x लेस देन इक्वल, भाई हम इंटरचेंज करके फंक्शन मान रहे हैं ना, जैसे हमने x sin x लेस देन x प्रूव किया तो हमने फंक्शन मान लिया sin x माइनस x। हमें प्रूव करना है कि fx से लेस देन इक्वल टू gx, तो हमने ये फंक्शन मान लिया और ये इंटरवल मान लिया और दिखा देंगे इस इंटरवल के अंदर ये जो 5x है यानी ये जो है ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो बस इंटरचेंज करते ही वो fx लेस देन इक्वल टू gx। भाई वो sin x tan x बोल रहे हैं कुछ, यहाँ उन्होंने fx gx बोल दिया बस, है ना, कि दिखाओ कि fx लेस देन इक्वल टू gx है, तो ये फंक्शन मान लिया हमने और हमें जानकारी पूरी है। हमें दे रखा है कि f ऑफ 0 बराबर 0, तो पहले बाउंड्री पॉइंट पर निकाल लो, 5 ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 5 ऑफ 0, ये तो आसान सवाल था, पता नहीं क्यों नहीं कर पाया आप ना। f ऑफ 0 बराबर 5 ऑफ 0 बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इन्फिनिटी निकालूंगा तो इन्फिनिटी की चलो कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी पर पता नहीं लगा पा रहे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, हम तो डिफरेंशिएट कर देते हैं उसको, मतलब 5 डैश एक्स, तो कितना आ गया है f डैश एक्स माइनस का g डैश एक्स आ गया, g डैश एक्स, ये ऐसा आ गया बस। और हमें दे रखा है कि 5 डैश एक्स लेस देन इक्वल टू g डैश एक्स, तो या तो ये 0 है या फिर ये क्या है, नेगेटिव है, या तो 0 है या फिर ये नेगेटिव है, इसका मतलब हमारे पास अगर ये 0 हो गया, जैसे हमारे पास इसका डायग्राम बना रहे हैं हम 5x का डायग्राम बना रहे हैं हम, इधर डायग्राम बना रहे हैं 5x वर्सेस x का, अगर ये 0 हो गया तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, तो डायग्राम यूं बन जाएगा, तो उस केस में वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, 5x बराबर 0 हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, फिर डायग्राम ऐसा बन जाएगा, या यहाँ से शुरू हो रहा है डायग्राम यूं बन जाएगा, तो या तो 5x 0 है या फिर 5x क्या है, नेगेटिव है, तो अगर वो 0 हुआ तो दोनों बराबर हो गए, नेगेटिव हुआ तो क्या हो गया, fx लेस देन gx हो गया, यानी ओवरऑल क्या हो गया, fx इज लेस देन इक्वल टू gx। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, D1, D1 में कोई डाउट हो, D1 में कोई डाउट, D1 के बाद D4 में कोई डाउट हो, आगे बात समझ में, तो बी वाला गलत है, सेकंड वाला गलत है क्योंकि यूनियन लगा रखा है, अगर मैं एक उधर ले लूं और एक इधर ले लूं तो गड़बड़ हो सकती है ना। सेकंड थर्ड वाला सही है, हालांकि उसमें पूछा गया है इंक्रीजिंग एट ऑल पॉइंट्स, मतलब जितने भी पॉइंट उसमें है अगर मैं एक एक पॉइंट को लूं तो उसमें वो इंक्रीजिंग है नो डाउट, क्योंकि अब मैं पॉइंट ले रहा हूं, मैं 2 पॉइंट नहीं ले रहा हूं वहां से ना, मैं कोई भी अगर एक पॉइंट लूंगा तो चाहे मैं यहां से लूंगा या वहां से लूंगा। मेरी बात समझ में आ गई ना, बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, सेकंड और थर्ड बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर हमारे बात समझ में आ गई तो बिल्कुल क्लियर भी है वो ना, कि वहां वो पॉइंट की बात कर रहे हैं और वहां वो इंटरवल की बात कर रहे हैं, कि इन इंटरवल के अंदर दिस यूनियन दिस के अंदर वो इंक्रीजिंग है, ये बात गलत, तो फिर मैं कोई भी 2 पॉइंट लूंगा तो फिर गड़बड़ हो सकती है ना, लेकिन अगर वो सिर्फ वो बोल रहे हैं ऑल पॉइंट्स तो कोई भी पॉइंट लेते जाओ आप, हमें एक पॉइंट लेना है मतलब उस सेंट्रल के अंदर, तो या तो वो इसमें से आएगा या वो इसमें आएगा, बस इसके अलावा कहीं आएगा नहीं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें ना। फोर्थ वाले में कोई डाउट हो, मतलब फोर्थ वाले ऑप्शन में कोई डाउट हो गया, हेलो, तो इसके बाद नेक्स्ट D5 में कोई डाउट हो, वो डायग्राम बना लिया और डायग्राम बना के देख लिया बस। और कौन सा है, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर D3 में कोई डाउट हो, भाई उसका डेरिवेटिव निकालना है, क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लगाना है इसमें, डिफरेंशिएट करते क्वाड्रेटिक आ गया और उस क्वाड्रेटिक को हमें लेस देन इक्वल टू 0 करना है ना, तो उसका D क्या कर देंगे, A नेगेटिव कर देंगे और उसका D लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे। भाई जो f डैश x आएगा ना ये क्वाड्रेटिक तो आएगा, और हम चाहते हैं कि वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव आ जाए फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू r, तो क्या करना है मुझे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 एंड D इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसमें जो A आएगा उसको लेस देन 0 कर दूंगा, इनका इंटरसेक्शन निकाल लूंगा, इनका इंटरसेक्शन निकालने पर आ जाएगा माइनस के इनफाइनाइट से -3, माइनस इनफाइनाइट से -3 आ जाएगा, यहाँ से आएगा शायद A लेस देन -2, यहाँ से आ जाता है A लेस देन -2, और यहाँ से आता है मेरे हिसाब से A इज -3 आ जाता है और शायद 0 आ जाता है ना, तो ये ऐसा आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा, लेकिन -2 यहाँ है, तो बस आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -3 आ जाएगा बस। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट हो, तो वो ln तो कट जाएगा, तो जिससे अपन ln लेंगे ना तो ln तो कट जाएगा वो, क्योंकि fx और gx हमें दे रखे हैं,
वो बोल रहे हैं ln f x, तो जैसे log लिया वो पावर आगे आ गई, वो ln a छूट जाएगा वहां, फिर ऐसे वो पावर आ जाएगी, ln a छूट जाएगा, इधर भी ln a हमारे पास है, तो ln a तो कट जाएगा, और क्या बचेगा, एच एक्स इजिकल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी और प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी। टी का मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, टी का मतलब ए की पावर मॉड एक्स और इंटू सिग्नम एक्स, और ये क्या होता है, ये टी होता है ना, तो ये आ गया ए की पावर मॉड एक्स और इंटू सिग्नम ऑफ एक्स, ये ऐसा आ जाएगा, तो ये आ गया एच एक्स प्लस हमारे पास। अब अगर इवन ऑड की बात करें तो हम जानते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, सिग्नम तो ऑड होता है ना, तो ये ऑड है और ये इवन है, तो ऑड इंटू इवन क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। या आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डायग्राम बना लो, उसका डिफाइन कर लो, क्योंकि टूटेगा ना ग्राफ ये, अगर एक्स पॉजिटिव है, एक्स जीरो है और एक्स नेगेटिव है, तो अगर ए पॉजिटिव है तो ये ए की पावर एक्स लिखा हुआ है, अगर एक्स जीरो है तो ये जीरो लिखा हुआ है, और अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस ए रेज टू पावर माइनस एक्स। इसमें ए वन से बढ़ा दे रखा है हमें, बस अब डायग्राम बना लो उसका। हम देख रहे हैं जीरो पर वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अब अगर एक्स जीरो से बढ़ा है तो डायग्राम बनाना है ए की पावर एक्स, उसमें ए वन से बढ़ा है तो डायग्राम ऐसा बनेगा, लेकिन हमें जीरो के बाद बनाना है तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ये ए की पावर एक्स का डायग्राम बना दिया हमने जीरो के बाद। अब बनाना है हमें ए की पावर माइनस एक्स, माइनस ए की पावर माइनस एक्स, तो ए की पावर माइनस एक्स का डायग्राम ऐसे बनता है, लेकिन हमें माइनस का बनाना है तो ऐसे बनेगा, लेकिन हमें बनाना है जीरो के पहले, तो बस ये वाला पोर्शन लेना है मतलब हमें, तो ये माइनस बना जाएगा और ये ऐसे बनेगा ना। ए की जगह डाउट है बस जीरो पर, वरना जीरो के बाद तो हमेशा इंक्रीजिंग दिख रहा है, जीरो के पहले भी इंक्रीजिंग दिख रहा है, अब जीरो पर चेक कर लो आप, तो जीरो को कंटेन करने वाला कोई भी अगर वेरी स्मॉल ओपन इंटरवल लूंगा तो उसमें इंक्रीजिंग ही आएगा ना, चाहे मैं दोनों पॉइंट जीरो के बाद ले लूं, चाहे दोनों जीरो के पहले ले लूं, एक जीरो ले लूं एक जीरो के आगे ले लूं, एक जीरो लूं एक जीरो के पहले लूं, दोनों जीरो के पहले ले लूं, तो हमेशा इंक्रीजिंग आ रहा है, हैंस दिस इज, हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, लेकिन इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो बोल दिया हमने इंक्रीजिंग। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर 7 में को डाउट हो, 7 के बाद 16 में को डाउट हो, 16 में तो ये लिखा भी रखा है ना आपको कई बार हमने, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं, और किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन की किसी क्लोज इंटरवल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इधर बाउंड्री पॉइंट पर आती है, या उस पॉइंट पर आती है जहाँ डेरिवेटिव जीरो है या डेरिवेटिव अनडिफाइंड। ये क्वाड्रेटिक में लिखवा दिया था हमने 11th क्लास में आपको, फिर अभी फंक्शन में भी लिखवाया, फिर एड में भी बोल रहे हैं, एड में भी सवाल आएगा ऐसा ना। तो अब यहाँ ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, डोमेन क्या है इसका, जीरो से इन्फिनिटी, बस उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डेरिवेटिव ऑलवेज क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव है, इसका मतलब डिक्रीजिंग है, तो मिनिमम वैल्यू आएगी मैक्सिमम पॉइंट पर और मैक्सिमम वैल्यू आएगी मिनिमम पॉइंट पर। इसमें जो डेंजरस है वो डी ऑप्शन है, अगर हल्का सा फंक्शन पे से नजर हट जाएगी हमारी तो डी ऑप्शन क्लिक कर देंगे अपन, क्योंकि अगर सी में डिक्रीजिंग बोल रहे हैं ना तो लगेगा डी में इंक्रीजिंग है, और डी डोमेन में नहीं है उसके, इसे डी इज इनकरेक्ट, वरना अगर हल्की सी लापरवाही हुई और डी ऑप्शन टिक करने में कोई देर नहीं लगेगी अपने को ना। इसे सवाल में जानकारी एल एन एक्स आ गया, एक्स पॉजिटिव है यानी डोमेन में जीरो से बड़े नंबर है, तो डी ऑप्शन में जो इंटरवल है उसमें तो डिफाइन ही नहीं होगा वो, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं कर सकते वहां पर ना। इसके बाद नेक्स्ट बस ये थे, तो आगे चलते हैं ना। मैं अभी बता दूंगा आपको बोनस किस किस में है ना, काफी सारे बोनस हैं एक्चुअली उसमें ना पेपर के अंदर, तो मैं बता दूंगा अभी आपको क्या क्या, फिर ताकि डिस्कस नहीं करना पड़ेगा और क्या क्या कम डिस्कस करना पड़ेगा अपने को ना। काफी सारे बोनस हैं उसमें ना पेपर के अंदर। पेपर नंबर 1 जो है उसमें वो 2 3 4 सवाल है, छोटी छोटी गलतियां हो गई इन सारे वालों के अंदर ना, तो बोनस आने से नंबर बढ़ जाएंगे और क्या आपके ना, ये तो नंबर नजर नहीं आ रहे होंगे आपको, है ना, और इससे थोड़ा ठीक ठाक आ जाएंगे ना, होता है भगवान मदद कर देता है कई बार और क्या है ना, नहीं, इसलिए चमत्कार पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि चमत्कार तो हो सकता है ना, मतलब कोई बिगाड़ना भी चाहे तो जरूरी नहीं बिगड़े है ना हमारा, तो पेपर बना के बिगाड़ना नहीं चाह रहे थे आपका कुछ हम, लेकिन वो बोनस हो गए और क्या ना, तो थोड़ा ठीक ठाक नंबर हो जाएंगे मेरे हिसाब से वो आपके ना। तो उसमें मैं बता देता हूँ, फिर एक बार घर जाके गौर करना आप क्या क्या रीजन है उनके, मैं एक बार बता देता हूँ आपको ना। हम हैं इसके अंदर पाई बाय 2 if x is the element of 0 से पाई बाय 2 then prove that sin x plus sin 2x, then prove that sin x plus
2x is greater than equal to 3x into x plus 1 upon pi। ये 2004 में आया हुआ है ना सवाल, जब पहले सब्जेक्टिव एग्जाम होते थे उसमें आया हुआ है 4 नंबर का सवाल, 4 या 5 नंबर का सवाल आया था ये ना। तो अभी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ना, अपने को ये नहीं सोचना कि भाई वो कैसे पूछेंगे, वो उनकी हेडक है, वो कैसे पूछेंगे। सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए हमारा ना। वो तो सवाल सब्जेक्टिव करोगे ऑब्जेक्टिव करो, ऑब्जेक्टिव थोड़ी कि आंसर जादू से आ जाता है, वो तो लिखना तो उसमें ही पड़ता है ना। ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव है, बस उसके ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये प्रूव करना है अपने को ना कि अगर x 0 से π/2 में है तो या तो ये बराबर होंगे या ये उससे बड़ा होगा ना। तरीका वही है, थोड़ा सा दिमाग पेशेंस आपको रखना पड़ेगा बस। तरीका वही है, फंक्शन मान लो, बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, बाउंड्री पॉइंट पे लग जाओ बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है भाई तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ और डेरिवेटिव निकाल लो। और डेरिवेटिव को ये देखना है कि वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। आपको लगता है भाई मैं सोच नहीं पा रहा तो उसको फिर एक फंक्शन मान लो ना, फिर उसका डेरिवेटिव आएगा उसको भी नहीं सोच पा रहा तो उसको फिर एक फंक्शन मान लो। ये हो सकता है बस, अदरवाइज पेन चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है ना। तो फंक्शन कंसिडर कर लेंगे इसमें हम एफ एक्स इजिकल टू, बेटर है कि हमने इधर ही इंटरचेंज कर लिया इसको ना, साइन एक्स प्लस 2x माइनस, इसको मल्टीप्लाई भी कर लो ताकि वैल्यू रखने में दिक्कत नहीं आएगी अपने को। 3x², दिस इज 3x² अपॉन पाई माइनस 3x अपॉन पाई। ये मैंने फंक्शन लिख लिया ऐसे। अब मुझे प्रूव करना है तो मुझे दिखाना है कि 0 से π/2 में या तो इसकी वैल्यू 0 आएगी या फिर ये 0 से बड़ा होगा, तभी जाके ये प्रूव कर पाएंगे अपने ना। तो इसमें मैंने इंटरवल सामने लिख लिया, x इज द एलिमेंट ऑफ 0 से π/2। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि भाई 0 पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ तो इंक्लूड कर रखा है तो मैंने f(0) निकाल लिया, तो f(0) शायद 0 आ गया ना। अब मैं निकालूंगा f(π/2), तो π/2 रखने पर ये कितना आएगा 1, ये आ जाएगा पाई, और ये आएगा हमारे पास 3π/4 एंड माइनस 3, ये ऐसा आ जाएगा। π/2 पर ही आ गया, 3/2 आएगा शायद, 3/2 सही है ना। अब इसमें देखें भाई ये जो वैल्यू है ये तो प्लस π/4 आ गई, प्लस π/4, और ये कितना आ गया, दिस इज π/4 एंड माइनस का 1/2, सही है ना। एंड π/4 इज 0.74 समथिंग है ना, π/4 इज 0.74 समथिंग, तो ये 0.5 है तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब दिस इज पॉजिटिव। तो हमने डायग्राम बना लिया, यहाँ तैयारी कर ली भाई, एफ का डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, पता है हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि ये जो एफ है ये या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, ये हमें पता है, वो प्रूव तभी हो पाएगा ना। तो 0 पर तो वैल्यू 0 आ गई, और हम देख रहे हैं भाई π/2 पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ गई, इसकी वैल्यू π/2 पर पॉजिटिव आ गया, कुछ π/4 माइनस हाफ आ गया, π/4 माइनस हाफ, ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो डिफरेंशिएट करने में अब मैं f(x) निकालूंगा इसका ना, तो f(x) मैं निकाल लेता हूँ उसका ना। तो सिंस f(x) इजिकल टू, तो f(x) इजिकल टू क्या आता है cos x n प्लस 2 आ जाएगा माइनस 6x अपॉन पाई एन माइनस 3/पाई, ये ऐसा आ जाएगा ना। और शायद मैं यहाँ से अब इंटरप्रेट नहीं कर पाऊंगा ना भाई, वो मेरे को खुद को इंटरप्रेट करना है, फिर बाद में समझाना है मुझे किसी और को, आपको समझाना तो है नहीं, तो हमें खुद को भी इंटरप्रेट करना है और मतलब अपने आप को कन्विंस करना है
लगता है हम कन्विंस हैं, फिर तो दिक्कत नहीं है ना। तो लेकिन यहाँ से कन्विंस नहीं हो पाएंगे अपन कि भाई ये अब जीरो से बड़ा आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो कोई बात नहीं, इसको वापस एक फंक्शन मान लो आप। इसको वापस एक फंक्शन मान लिया, एफ डेस एक्स बोले या जी एक्स बोले वो एक ही बात। तो लिख दिया मैंने कॉस एक्स प्लस का 2 माइनस 6x अपॉन पाए एंड माइनस 3 अपॉन पाए। इंटरवल मेरे सामने है 0 से π/2। अब मैं जी एक्स का डायग्राम बनाऊंगा, है ना। मुझे ये चेक करना है जी एक्स बोले या एफ डेस एक्स बोले एक ही बात है ना। तो मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा ना। तो वही सबसे पहले मैं बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकाल लूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं निकालूंगा जी ऑफ जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, जी ऑफ जीरो इज दिस इज 3 और माइनस 3 अपॉन पाए एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव आ जाएगा शायद, सही है ना, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब मैं π/2 पे निकालता हूँ। तो जी ऑफ π/2 अगर मैं निकालूंगा, क्योंकि 0 पे निकालूंगा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, सही है, सही लिखा है मैंने ना। और ये 1 तो छोटा आएगा, पॉजिटिव आ गया। अब π/2 पे निकालूंगा तो 0 आ जाएगा। तो 2 माइनस कितना आ गया, -3 और माइनस का 3 अपॉन पाई। तो शायद नेगेटिव आ गया है दोनों, ये नेगेटिव आ गया। तो अब हम किसके ग्राफ की तैयारी कर रहे हैं, जी एक्स के ग्राफ की तैयारी कर रहे हैं। जी एक्स बोले या एफ डेस एक्स बोले एक ही बात। ये जी एक्स की तैयारी कर ली हमने। जी एक्स वर्सेस एक्स का डायग्राम बनाएंगे हम, जी एक्स वर्सेस एक्स का डायग्राम बनाएंगे। तो ये एक्स बना दिया हमने। तो 0 पर तो कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कुछ नंबर यहाँ से डायग्राम स्टार्ट होगा, मतलब कुछ मान लेता हूँ मैं, यहाँ आ रहा है, दैट इज 3 माइनस 3 अपॉन पाए, 3 माइनस 3 अपॉन पाए। और 3 माइनस 3 अपॉन पाए। और π/2 पे कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। π/2 पर कुछ नेगेटिव आ रहा है, मान लिया कुछ यहाँ आ रहा है ना, और π/2 पर नेगेटिव आ गई इसकी, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, इंक्लूड कर रखा है π/2 को हम। अब जी डेस एक्स निकालूंगा मैं ना। तो जी डेस एक्स अगर मैं निकालूंगा तो जी डेस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स से कितना आ गया, माइनस साइन एक्स आ गया, और वो कितना आ गया, -6 अपॉन पाई आ गया। और एक्स कहाँ है हमारे पास, 0 से। तो क्लियर कट है बिल्कुल, कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, सबके समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब, ठीक है ना। अब अगर जी डेस एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब जी एक्स जो फंक्शन है ये इससे के लिए डिक्रीजिंग हो गया ना। तो हम जानते हैं यहाँ से शुरू होगा और यहाँ आएगा ना। तो डायग्राम इसका ऐसा बनेगा, इसका मतलब जी एक्स का डायग्राम है। जी एक्स बोले या एफ डेस एक्स बोले एक ही बात है ना। और नो डाउट अभी हमें दिख रहा है कि जो जी एक्स है, यानी जो डेरिवेटिव आया एफ डेस एक्स, वो 0 से π/2 में ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है। अब तक यही हुआ है, तो ऑलवेज पॉजिटिव आया है या ऑलवेज नेगेटिव आ गया, ऐसा ही हुआ है ना अब तक। यहाँ देखो आप, वो कभी जो जी एक्स है, जी एक्स का मतलब एफ डेस एक्स, तो 0 से, इसको मैंने अल्फा मान लिया कुछ, चाहे अल्फा 0 से π/2 में कोई नंबर है जहां पर ये कट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ खत्म होने वाला है, डेरिवेटिव इसका ऑलवेज नेगेटिव है, तो इससे डिक्रीजिंग है, डायग्राम ऐसा बनेगा बनेगा। तो जहां कट कर रहा है उसको मैंने अल्फा मान लिया। इस ग्राफ से हमें बोल सकते हैं कि 0 से अल्फा के बीच में जी एक्स मतलब एफ डेस एक्स पॉजिटिव है, मतलब एफ क्या है, इंक्रीजिंग है। एफ कहां से कहां इंक्रीजिंग है, 0 से अल्फा में, क्योंकि जी डेस एक्स का मतलब, जी एक्स का मतलब एफ डेस एक्स है, ये जी एक्स का ग्राफ बना हुआ है। तो 0 से अल्फा में जी एक्स पॉजिटिव है, मतलब एफ डेस एक्स क्या है, पॉजिटिव है। और एफ डेस एक्स पॉजिटिव का मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग है, 0 से अल्फा में इंक्रीजिंग आ जाएगा। अल्फा से π/2 में जी एक्स क्या है, नेगेटिव, मतलब एफ डेस एक्स क्या है, नेगेटिव, मतलब एफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है। तो हमें एफ एक्स का ग्राफ पूरा करना है ना। वो एफ एक्स का ग्राफ बना हुआ है हमारे पास, देखो आप, हमें जानते हैं कि एफ जो हमारे पास है, π/2 पर वैल्यू कितनी आ रही थी इसकी, एफ की π/2 पर हमारे पास आ रहा था ये एफ, मैंने शायद डिलीट कर दिया ना, अच्छा ये आ रहा था, और 0 पर 0 आ रहा था, अच्छा वो मार्क कर रखा है मैंने ना, ये मुझे दिखा नहीं, 0 पर 0 मार्क कर रखा है, यहाँ ये मार्क कर रखा है। अब हम देखते हैं इस 0 से π/2 के बीच में कहीं ना कहीं अल्फा हमारे पास है। अब हमें एफ एक्स का डायग्राम बनाना है, तो हमें एफ एक्स का डायग्राम बनाने के लिए एफ के डेरिवेटिव के बारे में जानकारी चाहिए। और हमें पता है कि 0 से अल्फा में एफ का डेरिवेटिव मतलब एफ डेस एक्स मतलब जी एक्स पॉजिटिव है, वो यहाँ से दिख रहा है, वो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे, वो डायग्राम यहाँ से दिख रहा है मुझे। ये जी एक्स बोले या एफ डेस एक्स बोले एक ही बात है, मेरी बात समझ रहे ना। 0 से अल्फा में एफ डेस एक्स क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 0 से अल्फा में एफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा बना। तो अब इंक्रीज करके वो कहां तक जाएगा मुझे पता नहीं है ना, लेकिन वो जाएगा, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो इंक्रीज कर रहा है तो ग्राफ ऊपर ही जाएगा, ये तो क्लियर है ना। अब हम देख रहे हैं भाई इंक्रीज करेगा, तो 0 से अल्फा में तो मैं इंक्रीज करा दूंगा। अल्फा के बाद क्या है, अल्फा के बाद डिक्रीजिंग है वो ना। तो हम देख रहे हैं अगर वो अल्फा के बाद, अल्फा से π/2 में डिक्रीज कर रहा है, तो अल्फा पर जो वैल्यू आएगी ना वो π/2 से ज्यादा आएगी। अल्फा पर जो वैल्यू आने वाली है फंक्शन एफ की, वो π/2 पर आने वाली वैल्यू से ज्यादा आएगी, तभी तो डिक्रीज करेगा वो। तो हम देख रहे हैं डायग्राम ऐसे जाएगा, ये मान लो ऐसा गया, ऊपर तक गया और नीचे आ गया। वो स्मूथनेस की बात नहीं कर रहा मैं ना,
हालांकि उस देखो अल्फा पे मैक्सिमम आएगा, अल्फा पर मैक्सिमम आएगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव है ना हमारे पास, इसके बाद क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, इसके पहले इंक्रीज कर रहा है, तो मैक्सिमम आएगा इसका मतलब। लेकिन वो मैक्सिमम में स्मूथ डायग्राम नहीं बना रहा मैं ना, हमें 0 से अल्फा में एफ इंक्रीज कर रहा है, अल्फा से पाई बाय 2 में एफ डिक्रीज कर रहा है, और पाई बाय 2 पर वैल्यू पॉजिटिव ही है, डायग्राम और रुक गया ना। किसका ग्राफ है, इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि अगर क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाय 2 की बात करूं तो एफ एक्स या तो 0 है, सिंगल पॉइंट पर 0 है, या वो पॉजिटिव है। हमें नहीं बोल सकते कि सिर्फ पॉजिटिव है, क्योंकि 0 पर उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 भी आ रही है। तो फ्रॉम द ग्राफ ऑफ एफ एक्स वी कैन, यानी सीखने वाली बात, हम कुछ नहीं कर रहे, सब अपने आप हो रहा है, हम सिर्फ इस डेरिवेटिव पे ध्यान दे रहे हैं। यानी अब तक सवालों में डेरिवेटिव हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव आ गया था या ऑलवेज नेगेटिव आ गया था, लेकिन यहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव भी आया और नेगेटिव भी आया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हमने ध्यान देखा। और एफ एक्स का डायग्राम बनाने के लिए हमें एफ के डेरिवेटिव की आवश्यकता पड़ रही है, और एफ का डेरिवेटिव क्लियर दिख रहा है हमें, एफ डैश एक्स बोले या जी एक्स बोले एक ही बात है। 0 से अल्फा में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग है, अल्फा से पाई बाय 2 में एफ डैश एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब एफ एक्स डिक्रीजिंग। तो फ्रॉम द ग्राफ ऑफ एफ एक्स वी कैन से दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू 0, पाई बाय 2। और बस जैसे ही मैं एफ एक्स को लिखूंगा कि वो 0 के बराबर 0 से बड़ा है, बस वो इंटरचेंज कर दूंगा उधर, और इंटरचेंज करते आ जाएगा ना। या समझ में आ गया ना अब तो, जिसको इंटरचेंज कर लूंगा, इंटरचेंज करते ही प्रूव हो जाएगा। तो वो काम बार बार यही करना है, बस मान के चलो आप, है ना, कोई नया काम नहीं है, बस इसमें पेशेंस रखना है, और थोड़ा सा जो है अपने को दिक्कत कम आए, ये समाधान देख के चलना है अपने को ना। लिखें, नेक्स्ट सवाल लिखें। if x is the element of 0 से पाई बाय 2, if x is the element of 0 से पाई बाय 2, if x is the element of 0 से पाई बाय 2, then prove that sin x upon x is less than 1 and greater than 2 upon pi। ये प्रूव करना है अपने को। f x is the element of 0 से पाई बाय 2, इसको करना बड़ी बात नहीं है, इसमें एक नई चीज सिखाऊंगा आपको ना, बस वो दिमाग में रखनी है अपने ना। वो उस ऑब्जर्वेशन से कई बार कॉम्प्लिकेशन हम अगर हमारे सामने आ रहा हो तो थोड़ा सा उसको हम समाधान निकाल सकते हैं, उसको आसान बना सकते हैं ना। पहले आप एक बार दिमाग लगा लो, फिर मैं बताता हूँ आपको ना। हमें दिखाना है कि x अगर 0 से पाई बाय 2 में है तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होती है और वो 2 अपॉन पाई से बड़ी होगी ना, ये हमें दिखाना है। हो गया? तो देखो इसमें क्या है, अगर मैं दो फंक्शन बनाऊंगा ना, तो मैं साइन एक्स अपॉन एक्स -1 कंसिडर करूँ, मान लो एक बार साइन एक्स अपॉन एक्स -1, तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 का तो रोल ही नहीं होगा। ऐसे में -2 अपॉन पाई कंसिडर करूंगा इधर ले जाके, तो भी उसका कोई रोल नहीं है। यानी हमें डिफरेंशिएट किसको करना है, तो हम कौन फंक्शन साइन एक्स एक्स मान लेना, सिर्फ वही फंक्शन, और उसी का डायग्राम बना दें और दिखा दें कि 0 से पाई बाय 2 में वो डायग्राम 1 के ऊपर है, 1 के नीचे नीचे है और उसके ऊपर ऊपर है। वो तो अगर इधर वेरिएबल होता ना, तब तो मैं इधर का भी डायग्राम बनाता है, इधर का भी डायग्राम, तब तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं और एक फंक्शन मान लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो चाहे मैं -1 को इधर इंटरचेंज करूं, -1 लूं साथ में, या इसको इधर इंटरचेंज करूं और माइनस का 2 अपॉन पाई लूं, तो मुझे डिफरेंशिएट तो सिर्फ साइन एक्स अपॉन एक्स को ही करना होगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। तो क्यों ना हम फंक्शन सिर्फ साइन एक्स अपॉन एक्स ही ले लें, उसका डायग्राम बना दें और दिखा दें भाई 0 से पाई बाय 2 में वो डायग्राम इसके नीचे होगा और उसके ऊपर ऊपर होगा ना, ये दिखा सकते हैं अपने ना। तो इसमें हमने क्या किया, ये फंक्शन कंसिडर कर लिया, समझ रहे मेरी बात, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, और इंटरवल ले लिया मैंने 0 से पाई बाय 2। वही पहले बाउंड्री पॉइंट पर देख लो आप ना, अगर हम देख रहे हैं बाउंड्री पॉइंट पर 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, हम जानते हैं 0 पर लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 0 पर लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ये हम जानते ही ना। तो 1 पर होलो सर्कल लगा दिया हमने भैया। ऐसे पाई बाय 2 पर निकाल लो, तो पाई बाय 2 पर वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 2 अपॉन पाई आ गई है ना, और 2 अपॉन पाई क्या होगा, 1 से छोटा होगा, तो ये 2 अपॉन पाई आ गया ना, यहाँ भी होलो सर्कल लगा दिया मैंने।
बस अब मुझे ये दिखाना है, हम इसी से ये नहीं बोल सकते, हालांकि हमारा काम चल रहा है, 2/π भी आ गया, 1 भी आ गया, इससे अपन ये नहीं बोल सकते कि डायग्राम यूं बनेगा। डायग्राम तो यूं भी आ सकता है ना भाई, ऊपर जाके भी आ सकता है, नीचे जाके भी आ सकता है ना। तो हमें दिखाना पड़ेगा अब ये डिक्रीजिंग आएगा बस, तभी जाके हम दिखा पाएंगे 1 के नीचे नीचे और उसके ऊपर ऊपर है। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना, सेंस आ गया समझ में। तो एफ डेस एक्स निकाल लिया मैंने, क्वेश्चन रूल लगा दो। तो डिनोमिनेटर विल रिमेन एज सच, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। नाउ sin x will remain as such, डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1 एंड डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर आ गया। अब मुझे या तो मुझे देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मुझे 0 से π/2 में, अगर इसमें एक बात और सीखें, अगर मुझे कोई डाउट रहेगा इसमें कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा एक फंक्शन मानता हूँ और वापस हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना। तो हमें ये तो देखना है कि एक्सप्रेशन पूरा पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो अगर मुझे दोबारा भी एज्यूम करना पड़े ना, तो मैं एक्स स्क्वायर को कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि 0 से π/2 में मुझे एक्स स्क्वायर के बारे में कोई डाउट नहीं है। हमें ये पूरा एक्सप्रेशन चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन 0 से π/2 में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मुझे डाउट आ रहा है, मैं चेक नहीं कर पा रहा, मैं दोबारा फंक्शन मान रहा हूँ, तो मुझे पूरा फंक्शन दोबारा एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ऊपर वाला फंक्शन एज्यूम करना है, क्योंकि 0 से π/2 में एक्स स्क्वायर तो क्या है, पॉजिटिव ही है ना। तो मैं अगर फंक्शन भी मानूंगा तो जी एक्स बराबर क्या करूंगा, मैं एक्स cos x माइनस साइन एक्स ले लूंगा और ये चेक कर लूंगा 0 से π/2 में एक्स cos x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मेरी बात समझ रहे ना आप, मतलब पूरा ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर भी मान लूंगा मैं दोबारा, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर में मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। अब हम देख सकते हैं भाई, या तो यहाँ इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं या आगे चलेंगे। आगे चलेंगे तो फंक्शन क्या मानेंगे मुझे पता है, एक्स cos x माइनस साइन एक्स चलेंगे अपन, ठीक है ना। वरना मैंने क्या करा, इसमें से cos x बाहर निकाल लिया, मैंने इसमें से cos x बाहर निकाल लिया। आपको लगता है भाई नीचे से तो x पॉजिटिव है ही सही, आपको लगता है मुझे ऊपर भी थोड़ा आसान कर सकता हूँ, ऊपर में से भी जो क्वांटिटी पॉजिटिव है उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, और उसको बाहर निकालने से जो फंक्शन बचेगा उसको आगे डिफरेंशिएट करना मेरे लिए आसान है। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, पॉजिटिव वाला पार्ट बाहर निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ से cos x बाहर निकाल लिया, तो कितना आ गया, x माइनस 10x आ गया, और बच गया बस में ना, और मेरा काम यहीं चल गया ना। हम जानते हैं 0 से π/2 में कौन बड़ा होता है, x बड़ा होता है, 10x बड़ा होता है, यानी डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। इसका मतलब 0 से π/2 में ये क्या है, पॉजिटिव है, 0 से π/2 में ये क्या है, पॉजिटिव है, 0 से π/2 में ये क्या है, नेगेटिव है। पता है क्योंकि हमें x 10x से छोटा होता है ना, तो आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम यहाँ इंटरप्रेट नहीं कर पाते तो हम इसको भी छोड़ देते, हम इसको भी छोड़ देते, हम सिर्फ इसको चेक करते, क्योंकि 0 से π/2 में ये कंफर्म है कि ये पॉजिटिव है, ये कंफर्म है कि ये पॉजिटिव है। अगर मुझे दोबारा देखना भी होता, फंक्शन एज्यूम भी करना होता, तो मैं इस फंक्शन को दोबारा लेता और उसको चेक करता कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। क्लियर हो गया ना। कुछ पार्ट हम बाहर निकाल सकते हैं उसमें से आसान करने के लिए ना। तो बस अब दिख रहा है साफ साफ भाई 0 से π/2 में x 10x से छोटा होता है, hence g dash x f dash x less than 0, तो f dash x is less than 0 for every value x belongs to 0 से π/2। इसका मतलब f क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया ना। डिक्रीजिंग है तो भाई यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक आएगा, डिक्रीजिंग आ गया ना। और ये किसका डायग्राम बना हुआ है, fx का। और क्लियरली fx के डायग्राम से हम बोल सकते हैं कि जो fx है वो 1 से छोटा है और 2/π से क्या है, बड़ा है ना। ठीक है ना। इसमें ये चीज सीखी है हमने, ये बात सीखी है ना, पॉजिटिव वाले, अगर दोबारा भी एज्यूम करना पड़े तो पॉजिटिव वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं अपन। जो लग रहा है कि ऑलवेज पॉजिटिव है उसको छोड़ दो, जो लग रहा है कि ऑलवेज नेगेटिव है उसको भी छोड़ दो। आप कम से कम फंक्शन लेके आगे बढ़ना है अपने को, ठीक है ना। तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए, सोचने वाली बात। बहुत आसान सवाल से मैं एक चीज समझा रहा हूँ आपको, हमें ये प्रूव करना है। इसमें ना प्रूव करने के लिए हमारे पास यहाँ जो फंक्शन था उसमें न्यूमरेटर के अंदर भी वेरिएबल टर्म थी और डिनोमिनेटर के अंदर भी वेरिएबल था, तो डिफरेंशिएट करना मुझे आता है ना। लेकिन हम जानते हैं कॉम्प्लिकेशन तो होता है जब अगर वेरिएबल टर्म ऊपर भी है और नीचे भी है, तो डिफरेंशिएट करने में थोड़ा समय तो लगता है ना। तो हम क्या करें, जब हमें ऐसा लगे हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये वाला है, जो भी हम करना चाहते हैं वो 0 से π/2 में करना चाह रहे हैं, तो 0 से π/2 में x क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको आप, ताकि डिनोमिनेटर की टेंशन खत्म हो जाएगी। ये एफर्ट कई बार बहुत हेल्पफुल साबित होता है ना, कि मुझे डिनोमिनेटर में मुझे उसको दिखाना है वो इससे छोटा है उससे बड़ा है, और डिनोमिनेटर को लेके चल रहा हूँ मैं साथ में, तो मुझे डिफरेंशिएट करने में टाइम लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो डिनोमिनेटर उस गिवन इंटरवल में ऑलवेज पॉजिटिव है, तो फटाफट उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ताकि वो डिनोमिनेटर की टेंशन खत्म हो जाएगी, और फिर फंक्शन मान लो आप और दिखा दो आप। क्योंकि इस इंटरवल में ये एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और इस इंटरवल में अगर एक्स पॉजिटिव है तो इस इनइक्वालिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इनइक्वालिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sin x लेस देन x एंड ग्रेटर देन 2x/π। अब मैं ये प्रूव कर दूंगा अगर, तो वो अपने आप प्रूव हो जाएगा, और इसमें डिनोमिनेटर की कोई टेंशन हमारे पास नहीं रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर, जो बहुत छोटे सवाल से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको ना। कभी ऐसा लगे डिनोमिनेटर में कुछ है और वो सेंट्रल में पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, या नेगेटिव है तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज कर दो उसका ना,
ताकि डिनोमिनेटर की टेंशन ही खत्म हो गई। अब हमें ये दिखाना है, अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा तो हम जानते हैं एक्स इस इंटरवल में पॉजिटिव है, ये प्रूव करने के बाद मैं एक्स से डिवाइड कर दूंगा, ये अपने आप आ जाएगा फिर हमारे पास। तो ये तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है ना। इसको दिखाओ आप, इसको दिखाओ। तो उसके लिए फंक्शन मान लिया हमने एफ एक्स बराबर 2x/पाई माइनस का साइन एक्स, और ये दिखाना है कि ट्रू है ना, 0 से π/2, मतलब दिखाना है कि 2x/पाई साइन एक्स से छोटा है ना। दिखा तो आता ही दिखाना आपको ना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो वेरिएबल, जो डिनोमिनेटर को अगर ऊपर ला सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो वो अप्रोच हमें दिमाग में रखनी है ना। वो हमारा टाइम बचा सकता है, कॉम्प्लिकेशन कम कर सकता है हमारे लिए ना। भाई वो तो हम जानते ही, प्रूव कर रखा है ना हमने, साइन एक्स एक्स से छोटा होता है, बस ये वाला पार्ट प्रूव करना है, इसको फटाफट प्रूव कर दो आप, बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकालो, इसको डिफरेंशिएट कर दो और दिखा दो फटाफट। तो 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई ना, 0 पर 0 आ गया, देखो आप ना, निकालो एक बार पूरा निकालो उसको, 0 पर 0 आ गया ना। π/2 पर अगर मैं निकालना चाहूंगा तो π/2 पर 0 आ जाएगा वापस है ना, दोनों पर 0 आ गया मतलब है ना। तो ये एफ का डायग्राम बना दिया हमने, ये एफ का डायग्राम बना रहे हैं एफ एक्स का, और ये हमारे पास एक्स है ना। तो 0 बना रखा है, π/2 बना रखा है, 0 पर वैल्यू 0 आ रही है, π/2 पर भी 0 आ रही है ना। अब हो सकता है डायग्राम यूं जाके यूं आए, हो सकता है यूं आए, हो सकता है यूं आए, तो उसके लिए डिफरेंशिएट किया है इसको हमने ना। दिखाना क्या है पता है मेरे को, प्रूव करना है हमें, दिखाना है कि ये नेगेटिव है, डायग्राम पूरा नीचे बनेगा, ये हमें दिखाना है ना। तो उसके लिए हमने डिफरेंशिएट किया, f डेस x इक्वल टू, और कितना आ गया 2/पाई माइनस कॉस एक्स, ये ऐसा आ गया ना। अब क्या बोल सकते हो उसके बारे में, ये कभी पॉजिटिव भी होगा और कभी नेगेटिव भी होगा, क्योंकि 0 से π/2 में हम जानते हैं ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये 1 से छोटा है, तो 0 से π/2 में कोई ना कोई एंगल तो ऐसा आएगा ही आएगा जिस पर कॉस कभी इसके बराबर होगा। वो एंगल भला ठीक है मैं पता नहीं है, लेकिन 0 से π/2 में कोई ना कोई एंगल आएगा जहां ये इसके बराबर होगा, तो वहां तो dy/dx क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर मैं उस एंगल के आगे बढ़ूंगा, जैसे हमने मान लिया भाई हमने डायग्राम बना लिया cos x का, ये 0 से π/2 में मैंने cos x का डायग्राम बना लिया, ये डायग्राम cos x का है। 2/पाई का मैंने डायग्राम बना लिया, ये 2/पाई मैंने बना लिया। तो ये जहां कट कर रहे हैं ना 0 से π/2 में, इसको मैं अल्फा बोल रहा हूं, समझ रहे हैं आप। cos x का डायग्राम बना दिया, 2/पाई का डायग्राम बना दिया, कहां कट किया, उस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया। अब ध्यान से देखो, अगर x अल्फा है तो cos x 2/पाई के बराबर है, डायरेक्टली 0 आ गया। अगर x अल्फा से बड़ा है तो cos x की वैल्यू 2/पाई से कम हो गई, यानी डायरेक्टली क्या हो गया, यानी अल्फा के बाद इंक्रीजिंग हो गया। और अगर x अल्फा से छोटा है तो cos x की वैल्यू 2/पाई से ज्यादा है, यानी वो डिक्रीजिंग हो गया। तो अल्फा के पहले वो डिक्रीजिंग होगा और अल्फा के बाद क्या होगा, इंक्रीजिंग। और अगर अल्फा के बाद इंक्रीज कर रहा है और अल्फा के पहले डिक्रीज कर रहा है, तो क्या आएगा, मैक्सिमम आ जाएगा कि मिनिमम आएगा, मैक्सिमम आ जाएगा ना, कि मिनिमम आएगा, मिनिमम आ जाएगा ना। अल्फा के बाद इंक्रीज कर रहा है, अल्फा के पहले डिक्रीज कर रहा है, तो मिनिमम आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं हमें 0 से π/2 के बीच में हमने कहीं ना कहीं अल्फा मिल गया ना, ये मान लिया मैंने अल्फा है। तो हम देख रहे हैं 0 से अल्फा के बीच में, 0 से अल्फा के बीच में क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि अगर एक्स अल्फा से छोटा, आ रहा समझ में, क्योंकि अगर मैं अल्फा के पहले देखूंगा ना तो अल्फा के पहले कॉस बड़ा होगा। देखो ना, अब ये अल्फा के पहले हम साफ साफ दिख रहा है यहां से ना, अगर एक्स अल्फा से छोटा है तो किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, कॉस की वैल्यू ज्यादा आ रही है, यानी ये ज्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है, तो नेगेटिव हो गया ना। यानी अल्फा के पहले क्या करेगा, 0 से अल्फा में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहां से स्टार्ट करना है। अब अल्फा पर वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है पता नहीं है अपने को ना, डेरिवेटिव तो 0 आ रहा है, हमें तो ग्राफ एफ का बनाना है ना, वो हम देख रहे हैं 0 से अल्फा के बीच में डिक्रीज कर रहा है, तो अल्फा पर जो भी वैल्यू आ रही होगी डिक्रीज करके मान लो कहीं आ गया ऐसे ना। अब अगर एक्स अल्फा से बड़ा है, अगर अब एक्स अल्फा से बड़ा है, एक्स अगर अल्फा से बड़ा है तो किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, cos x की वैल्यू कम हो गई है ना, नहीं आ रहा समझ में। cos x का अगर आप नीचे है ना तो cos x की वैल्यू कम आ रही है ना, यानी ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया इसका, यानी अल्फा के बाद अब क्या करेगा, इंक्रीज। तो इंक्रीज करके कहां जाएगा, यहीं जाएगा, और कहां जाएगा, एंड फ्रॉम द ग्राफ, यानी कभी दो सवाल हो गए ऐसे है ना, जब डेरिवेटिव कभी पॉजिटिव आ रहा था और नेगेटिव आ रहा था, तो अपन को चिंता करने की बात नहीं, ऐसा नहीं डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा, या ऐसा नहीं कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव
हमेशा पॉजिटिव आए तभी वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। फंक्शन का डेरिवेटिव कभी पॉजिटिव और नेगेटिव भी आ सकता है ना, तभी वो पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है। तो इस डायग्राम से मालूम पड़ रहा है, डायग्राम बना हुआ है। तो सिंस द ग्राफ ऑफ एफ वी कैन से दैट एफ इज लेस देन 0 फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। तो थोड़ा सा ये आसान रहा, मतलब हमारे डिनोमिनेटर में होता है तो दिक्कत आती है डिफरेंशिएट वगैरह करने में। और एफ एक्स अगर लेस देन 0 हो गया तो बस यहाँ दिखा सकते हैं 2x अपॉन पाई दैट इज लेस देन साइन एक्स। तो ये छोटा सा सवाल था, है ना, दो इंटरेस्टिंग बातें आई इसमें ना, और उसको माइंड में रखेंगे तो कभी बहुत बड़ा सवाल आएगा तो थोड़ा सा करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है ना, ऐसे निकाल दिया हमने, दोनों पार्ट दिखा दिए। हमें दोनों कांस्टेंट थे, सिर्फ फंक्शन लेके भी दिखा दिया फंक्शन लेके भी मैंने दिखा दिया आपको, या हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो डिनोमिनेटर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था डिफरेंशिएशन वगैरह के अंदर, वो उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिया हमने ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो जब भी जहाँ ये एडवांटेज ले सकते हैं हम, वहां हमें कोशिश करनी है ना एडवांटेज लेने की ना। लिखें एक सवाल और लिखें, बाय यूजिंग द फंक्शन, एक सवाल लिखें, बाय यूजिंग द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, बाय यूजिंग द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x to the power 1 by x, by using the function fx is equal to x to the power 1 by x, identify which number is larger, identify which number is larger, e to the power pi or pi to the power e. By using this function identify that which number is larger, e raised to power pi बड़ा है या pi raised to power e बड़ा है, ये पता लगाना है अपने को ना। और आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं इसको पता लगाने के लिए ना, कि कौन सा फंक्शन बड़ा है। तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस फंक्शन का यूज कर रहा हूं और मुझे पता लगाना है इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। वैल्यू निकाल के पता लगाऊंगा भाई इस वैल्यू पर ये छोटा आएगा, इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू छोटी आएगी, इस पर इसकी वैल्यू बड़ी आएगी। छोटा बड़ा आएगा तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा मैं। तो मुझे पता है मैं इस फंक्शन की वैल्यू हम किसी पॉइंट पर निकालेंगे, और या तो वो ई पर निकालेंगे या पाई पर निकालेंगे, है ना, तभी उस तरह के नंबर क्रिएट होंगे हमारे पास। लेकिन हम कंपेयर तब कर पाएंगे, यहाँ रख के तो कंपेयर कर नहीं पा रहे अपन, भाई मैं पाई रख दूं तो वैल्यू क्या आएगी, ई रख दूंगा तो वैल्यू क्या आएगी ना। इसलिए हम इसका ग्राफ बनाएंगे पहले, और एक बार जब इसका ग्राफ बन जाएगा तो हम दो अलग अलग पॉइंट पर वैल्यू निकाल के ये कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है ना। तो इसके लिए पहले ग्राफ बनाओ उसका ना। ग्राफ में हम डोमेन से बोलते आ रहे हैं या 11th क्लास से बोलते आ रहे हैं कि अगर पावर वेरिएबल है तो बेस मस्ट बी पॉजिटिव। डोमेन में पढ़ा है ना आपको हमने फंक्शन के अंदर, अगर पावर वेरिएबल है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो सबसे पहले इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन इज 0 से प्लस, तो x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन हो गया ना। अब इसका डोमेन अगर 0 से इन्फिनिटी है तो मतलब इस डोमेन के अंदर जो बेस है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो पावर कुछ भी हो, इस फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो जो वेरिएबल रेस्ट पावर वेरिएबल टाइप के जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है ना, क्योंकि वो फंक्शन डिफाइन ही तब होते हैं जब उनका बेस क्या है, पॉजिटिव है। और अगर बेस पॉजिटिव है तो पावर चाहे 0 हो, चाहे पावर पॉजिटिव हो, चाहे पावर नेगेटिव हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी ये डायग्राम हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर बनने वाला है, वेरिएबल रेस्ट पावर वेरिएबल वाला डायग्राम। अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को। तो डिफरेंशिएट करना हम जानते ही ना, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करें, या तो लॉग ले लें, या आप तो बड़े हो गए अपन, मैंने पढ़ा भी दिया आपको ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो उसको एफ डेस एक्स। कैसे भाई, एक्स की पावर 1/x तो आएगा ही आएगा, आएगा ना। और ये आएगा तो हमने लॉग ले लिया, लॉग लेते ही ये 1/x हो जाएगा और साथ में ln x हो जाएगा। लॉग लेने के बाद ऐसे बन जाए, बस इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो बस आप। तो एक बार ln x को डिफरेंशिएट कर दो तो 1/x² हो गया, और एक बार 1/x को डिफरेंशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा, एक बार मैंने ln x को डिफरेंशिएट किया और एक बार मैंने 1/x को डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये आ गया, ये ऐसा आ गया। आगे समझ में, ऐसे निकाल लिया भाई, वो तो ये तो आता ही हम जानते हैं। और जब लॉग लूंगा तो 1/x आगे आएगा, बस इसको डिफरेंशिएट करना है प्रोडक्ट रूल से मुझे ना। तो पहले 1/x विल रिमेन एज सच, डेरिवेटिव ऑफ ln x 1/x² हो गया। अब ln x विल रिमेन एज सच, डेरिवेटिव 1/x माइनस का 1/x², तो वो आ गया बस हमारे पास। बस इसको देख लो आप, तो ये x की पावर 1/x आ गया, ये आ गया 1 माइनस ln x अपॉन x² आ गया। डोमेन हमारे पास 0 से इन्फिनिटी है, उसमें ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये पता है हमें। 0 से इन्फिनिटी में ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। अब देखें dy/dx 0 कहाँ आएगा, ln x बराबर 1 पर आएगा ना। तो हम देख रहे हैं भाई डेरिवेटिव 0 आ गया हमारे पास x बराबर e पर, ये x बराबर e पर 0 आ गया। e के बाद देखो आप, e के बाद ये क्या है, डिक्रीजिंग है ना, और e के पहले क्या है, इंक्रीजिंग है ना, दिख रहा है साफ साफ। तो mi का इंटरवल भी आ गया, md का भी आ गया। पता लगा सकते हैं जिनमें mi md उनमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है नहीं। मतलब इसका डायग्राम बना लो आप। तो डेरिवेटिव 0 इसमें एक ही जगह आया, x बराबर e पर, और जहां इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है वहां फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। किस किस का हम डायग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ हमने x बराबर e पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, और ये वैल्यू कितनी आ गई, e रेज़्ड टू पावर 1/e आ गई वैल्यू ना।
और यहाँ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है हमारे पास, मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है या ना, और बिल्कुल कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि उसके आसपास डेरिवेटिव का साइन सेम नहीं आ रहा, डेरिवेटिव दोनों तरफ पॉजिटिव नहीं आ रहा है, दोनों तरफ नेगेटिव नहीं आ रहा, डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम आएगा। अभी ई के बाद क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, ई के बाद वो डिक्रीज करेगा, और ई के पहले क्या कर रहा है, इंक्रीज। मतलब अगर मैं एक्स को कम करूंगा तो वाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मैक्सिमम आ गया इसका मतलब, ई पर आ गया मैक्सिमम। अब हम देख रहे हैं भाई ई के बाद डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव ही है, तो हमेशा डिक्रीज करेगा, लेकिन हम जानते हैं डिक्रीज करते करते कट करके नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि हम जानते हैं इसका ग्राफ हमेशा कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, तो हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसकी लिमिट, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू, इसलिए ग्राफ पहले नहीं बनाते अपन, क्योंकि अब लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, तो हम लिमिट निकालेंगे इसमें एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और हम निकालेंगे एक्स की पावर 1/x। अब क्या बन रहा है, इन्फिनिटी की पावर 0। क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है? कोई बताना चाहे अपनी इच्छा से कि सर मैं 7 के 7 फॉर्म बता सकता हूं आपको, खड़ा होके बताओ आप। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, मैंने जबरदस्ती थोड़ी की भी है, मैंने तो पूछा जो बता सकता हो, आपने पहला गलत बता दिया। 0/0 बिल्कुल, इसके बाद इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वेरी गुड। टेंशन मत लो आप, गलत निकलेगा तो कोई बात नहीं, बताओ। इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। किसी को लगता हो कोई गलत है इसमें से? किसी को लगता हो गलत है? नहीं लगता, सही सही है सब। हाँ, बैठो आप। तो ये दिस इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी की पावर 0। अब ये सोल्व करना आता है मुझे, क्या करते हैं इसमें हम, इसके अंदर लॉग ले लेते हैं डायरेक्ट हम बस, जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स, और उसमें क्या करते हैं, जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, उसका अलग फॉर्मुला होता है जी एक्स इंटू एफ 1 की पावर इन्फिनिटी का। बट अब ये लिमिट निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे कहां तक जाएगा मुझे देखना पड़ेगा, तो इसको मैंने सेलेक्ट दिया ई रेस टू पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये आगे आ गया हमारे पास, जी एक्स आगे आ गया, और ये बन गया एल एन एफ एक्स, और वाड़ी एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर एल एन एक्स अपॉन एक्स 0, तो वाड़ी ई की पावर 0 1, तो ये 1 पर अप्रोच करेगा, इसका मतलब डिक्रीज करते करते 1 पर अप्रोच करेगा। अब सिंस क्योंकि हम जानते हैं वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ये जो 1 आएगा उसके नीचे ही आएगा नो डाउट, और डिक्रीज करते करते कहां चला जाएगा, 1 पर अप्रोच कर जाएगा, वो 1 पर अप्रोच कर जाएगा, वो डिक्रीज करते करते 1 पर अप्रोच कर जाएगा। पता, मैं डायग्राम बना दूंगा अच्छा सा ना, डिक्रीज करेगा, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो अपनी कॉन्केविटी को उसको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कॉन्केविटी चेंज नहीं करता ना तो कट करके नीचे आ जाएगा ये, और अप्रोच करके। अब आते हैं अपन, हमें पता है कि भाई 1 ई के पहले वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब अगर मैं एक्स को कम करूंगा तो वाई भी कम होता रहेगा, लेकिन हमें ग्राफ स्टार्ट करना है 0 से, तो 0 पर फिर मुझे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 0 पर हमें फिर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब 0 रखने पर क्या आया, 0 की पावर इन्फिनिटी, और ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती है ना, इसलिए वो काम आ गई हमारे ना, और 0 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा, इसलिए डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन हमने 0 को इंक्लूड नहीं कर रखा क्योंकि डोमेन में नहीं है ना, इसलिए वो इंडिटरमिनेट फॉर्म काम आती है हमारे ना। पर अब यहाँ से हम जानते हैं इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग में ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब आपको पता लगे आगे लाना है कि उनमें से कौन बड़ा है, ई की पावर पाई बड़ा है या पाई की पावर भी बड़ा है, ग्राफ मैंने बना दिया आपके सामने ना, और आपको पता लगा के लाना है कि ई की पावर पाई बड़ा है या पाई की पावर ई बड़ा है ना। कल मिलते हैं बाकी फिर अपने ना, ठीक है ना। होमवर्क लिखो आप जो करके लाना है, होमवर्क में हमारे पास कुछ करने के लिए है ना, देखना उनको एक बार, पेपर को देख लेना आप है ना एक बार, और बोनस वगैरह जो मैंने बताया कुछ पॉइंट उन पर गौर करके भी देख लेना, क्योंकि ये क्या है, सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है अपना, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि भी पढ़ लें अपन, फिर भी मैंने बता दिया आपको, वैसे फिर भी आपको जो डिस्कस कर लूंगा मैं। तो होमवर्क लिखें एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर, पार्ट 1 के अंदर कोई ऐसा सवाल नहीं है हमारे पास करने के लिए, क्योंकि जो करा है उन्हें सब कर लिया ना। D2 करना है हमें, D2 पार्ट 2 में D2 करना है, उसके बाद हम ये कर सकते हैं शायद D7, ऐसे सवाल पहले भी किया है हमने एक,
एक्सरसाइज टू का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 10। फाइव में थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत छोटा सा सवाल है, अच्छा सवाल है लेकिन है। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद 9 करना है, ये शायद पार्ट 2 चल रहा है। 9 के बाद 10। कंप्रेंशन नंबर 2। डीपीपी नंबर 12 शायद हमने कर रखा है बीच में ना, है ना? 12 कर रखा है ना हमने। तो डीपीपी नंबर 10 हम कर सकते हैं। ये करके लाना है, ठीक है ना, ये सवाल करके लाना है हमें।